हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न किया था, जहां हमने ये देखा था कि संधारित्र जो है वो जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो कुल ऊर्जा का जो संचय होता है वो अलग अलग संधारित्रों में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होता है। आज हम यहाँ संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कर रहे हैं। संधारित्रों की टॉपिक है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ n संधारित्र हैं जो समांतर क्रम में संयोजित हैं, जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 डैश डैश Cn है। तो फिर यहां लिख रहे हैं यदि n संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 डैश डैश Cn हैं, परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हों, तब तुल्य धारिता कैसे लिखते हैं? Cp इक्वल C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश Cn। ये बात नंबर 1। ठीक, यदि C1, C2, C3 डैश डैश Cn धारिताओं के संधारित्र किसमें संयोजित हों? समांतर क्रम में, तब तुल्य धारिता हमने ऐसे ही लिखी थी। लेकिन एक बात यहां और ध्यान रखने की है, वो ये है कि इस क्रम में संयोजित करने पर, समांतर क्रम में संयोजित करने पर संधारित्र के प्लेटों पर विभवांतर का मान समान है। ठीक है, और तुल्य धारिता कितनी है? Cp। लेकिन समांतर क्रम में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान है, विभवांतर V समान है, तब संचित ऊर्जा U इक्वल 1/2 जनरल फार्मूला CV स्क्वायर, तो CP V स्क्वायर। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब यहां आप समीकरण 1 से Cp की वैल्यू 2 में रख सकते हैं, तो 1 व 2 से Cp इक्वल U इक्वल U इक्वल 1/2 Cp की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश Cn इंटू में V स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, U इक्वल 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर प्लस डैश डैश 1/2 CnV स्क्वायर। क्लियर?
लेकिन अब हम यहाँ राइट हैंड साइड देखें तो फिर ये चीजें, ये जो हमारे पास में स्टेप हैं, पद हैं, ये किसे बता रहे हैं? तो ये स्टेप ये बता रही हैं कि ये पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा है, ये सेकंड वाले में है, ये एन में संधारित्र में है। तो फिर इस चीज को हम ऐसे कहते हैं U इक्वल U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश UN। ठीक है, ये हमारे पास में बात नंबर 3 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रम में भी जो कुल ऊर्जा होगी वो अलग अलग संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं का योग ही होगी। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे पास में किस में था? श्रेणी क्रम में था। तो चाहे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, चाहे समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, जो कुल ऊर्जा होगी वो अलग अलग संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं का जोड़ ही होगी। ठीक है, ये बात हमें पता लग जानी चाहिए। अतः संधारित्रों के संयोजन में संचित कुल ऊर्जा अलग अलग संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं का योग होती है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आया। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये दोनों क्रम जो हैं उनमें संचित ऊर्जाओं का योग हो गया संचित ऊर्जाओं। अब हम अगले वाले आर्टिकल पर आते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। आवेशों का पुनर्वितरण, अगले वाला टॉपिक में लिख रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण या फिर हम इस टॉपिक को इस तरीके से भी कह सकते हैं, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। व्यंजक, ठीक है, तो यह आर्टिकल लिख लीजिए आप। उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। अब आवेशों के पुनर्वितरण से हमारा क्या मतलब है कि हमारे पास में कोई दो चालक हैं जिनको हमने आवेशित कर रखा है, जिन पर कुछ विभव है, लेकिन इन दोनों चालकों को हम किसी चालक से जोड़ दें तो फिर आवेशों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो फिर आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि उनके ऊपर एक कॉमन विभव, एक उभयनिष्ठ विभव न आ जाए। ये वैसे ही है कि जैसे हम किसी पानी की बाल्टी को ऊपर रख दें भर करके, और दूसरे वाली जो बाल्टी है उसको हम नीचे रख दें थोड़ा उससे लेवल में, और एक पाइप हम लगा दें, तो दोनों की ऊंचाइयों में अंतर है,
इसलिए ऊपर वाली बाल्टी से पाइप के जरिए या साइफन के जरिए वो पानी नीचे वाली में आएगा। लेकिन जब दोनों बाल्टियों में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा उसके बाद में पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही जब कोई हमारे पास चालक उच्च विभव पर है, दूसरे वाला निम्न विभव पर है, तो फिर आवेश का प्रवाह उच्च विभव से किधर होगा, निम्न विभव की ओर होगा। और तब तक जो है आवेश का प्रवाह होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव क्या न हो जाए, समान न हो जाए। तो ये आर्टिकल उसी तरीके से हम देख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उभयनिष्ठ विभव के लिए कैसे उत्पन्न करें। ये हमारे पास में चालक ए है, ठीक, और इसे जो है हम, इसकी धारिता जो है वो C1 है और इसको आवेश Q1 दिया गया है, ठीक। C1 धारिता है और इसका विभव V1 है और इस पर आवेश की मात्रा Q1 है। ये चालक हमारे पास में A है। ठीक, अब ये कोई हम दूसरे वाला चालक लेंगे, चालक B, इसकी धारिता C2, इसका विभव V2 और इस पर आवेश की मात्रा Q2 मान लेते हैं। ये एक इंसुलेटिंग कुचालक स्टैंड के ऊपर जैसे ये रखे गए, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई अभी कनेक्शन नहीं है, इन दोनों को जो है संयोजन नहीं किया गया है। तो ये संयोजन से पूर्व चालकों की स्थिति है, संयोजन से पूर्व, ठीक है, जो है वो इनकी स्थिति है। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे क्या कि संयोजन से पूर्व चित्र में संयोजन से पूर्व चालक A पर आवेश Q1 बराबर, Q बराबर CV होता है तो Q1 बराबर C1V1, ये बात नंबर 1। जहां C1 चालक A की धारिता V1 चालक A पर विभव, ठीक है। ये हमारे पास में चालक A पर कितना आवेश है ये बात आ गई। तो फिर चालक B पर आवेश, चालक B पर आवेश बोलो Q2 है बराबर C2V2, ये नंबर 2। C2 चालक B की धारिता और V2 चालक B का B पर विभव, चालक B पर विभव, ठीक है। तो फिर मैं ये कहूं कि संयोजन से पूर्व दोनों चालकों पर कुल कितना आवेश है, तो फिर यहां हम लिख सकते हैं संयोजन से पूर्व कुल आवेश ये हमारे पास में Q बराबर Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। ये बात नंबर कितनी हो गई, 3। लेकिन अब हम इन 1 और 2 का मान किसमें रखते हैं, 3 में। तो 1, 2 व 3 से क्या रिजल्ट हुआ, Q बराबर C1V1 प्लस C2V2, और ये बात नंबर आ गई हमारे पास में 4, ठीक है। अब रही बात ये कि अगले वाली स्थिति में हम इन दोनों चालकों को जो है वो किससे जोड़ेंगे, वो एक चालक तार से इनका संयोजन करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है इन पर कितना जो है आवेश आता है वो हम यहाँ
जो है बताएंगे। तो फिर नेक्स्ट बात हम यहाँ ये लेकर के चलते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास में चालक ए और ये चालक बी, और इन्हीं दोनों को हमने किसी चालक तार से संयोजित कर दिया। चालक तार से संयोजित कर दिया तो ऐसी स्थिति में आवेशों का आदान प्रदान होगा। और मान लेते हैं कि यहाँ धारिता तो वही रहेगी C1, इसकी धारिता रहेगी C2, लेकिन जब आवेशों का आदान प्रदान होगा तब तक होता रहेगा जबकि विभव क्या न आ जाए V। तो एक कॉमन विभव V आ गया, यहाँ भी कॉमन विभव क्या आ गया, V आ गया। और मान लेते हैं कि इसके ऊपर अब आवेश क्या बच गया, Q1 डैश, और यहाँ आवेश बच गया Q2 डैश। तो फिर पहले वाले पैरामीटर्स क्या हो गए, Q1 डैश C1V, Q2 डैश C2V। तो ये हमारे पास में आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ये इन पर आवेश आ चुका जब हम इनको किसी चालक तार से संयोजित करते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या क्या लिखा जाए, तो फिर संयोजन के पश्चात यदि चालकों को चालक तार से संयोजित किया जाए तब चालक ए पर आवेश संयोजन किया जाए तब आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक दोनों चालक उभयनिष्ठ विभव V प्राप्त नहीं कर लेते। तो देख सकते हो कि जब दोनों चालकों को हम किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो तब तक जो है आवेशों का पुनर्वितरण होता है क्या, कि जब तक दोनों चालक उभयनिष्ठ विभव V प्राप्त नहीं कर लेते। तो अब आप यहाँ पर ये ध्यान दोगे कि जो है इसे जो है वो नोट कर लिया होगा। मैं अब इसको यहां से मिटा रहा हूं, इसके आगे की बात यहां लिख रहा हूं। तो आते हैं अगले वाली बात पे। तो फिर चालक ए पर आवेश, चालक ए पर आवेश ये कब, संयोजन के पश्चात। तो Q1 डैश ले लें और C1V ले लें, क्योंकि कॉमन विभव V आ गया दोनों का जोड़ने के बाद। तो फिर यहां पर धारिता C1 है और V उभयनिष्ठ विभव है। ये बात नंबर हमारे पास में कितनी हो गई, 5। तो फिर चालक B पर आवेश, ये कितना आएगा, Q2 डैश बराबर C2V। ये बात नंबर 6, क्योंकि इसका भी विभव V कॉमन हो चुका। तो फिर कुल संयोजन के पश्चात कुल आवेश, तो फिर कुल आवेश संयोजन के पश्चात क्या लिखा जाए, Q डैश, दिस इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बात नंबर 7।
तो फिर कौन कौन सी से? 5, 6 व 7 से। क्या रिजल्ट आया? क्यू डैश बराबर C1V प्लस C2V। और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि V कॉमन और इनटू में C1 प्लस C2। ये क्यू डैश का मान आपके पास में ये बन चुका। क्यू डैश बराबर V इंटू में C1 प्लस C2। और ये बात नंबर 8। अब हम ये देखेंगे कि 4 में कुल आवेश कब है? संयोजन से पहले। और 8 में कुल आवेश कब है? संयोजन के पश्चात। लेकिन यहां आवेश जो है हमारे पास में वो संरक्षित है, तो संरक्षित रहता है तो पहले वाली स्थिति में कुल आवेश और बाद वाली स्थिति में कुल आवेश का मान समान होना चाहिए। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण सिद्धांत से, आवेश संरक्षण सिद्धांत से क्या लिखा जाए? Q बराबर Q डैश। ये हमारे पास में कितने नंबर हो गए? 9। तो फिर इन मानों को इससे कौन कौन समीकरण का उपयोग कर लें? 4, 8 व 9 से। 4, 8 व 9 से। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं यहां दोनों का मान जो है बराबर कर देता हूं। तो ये यहां रिमूव कर देते हैं। तो समीकरण 4, 8 व 9 से, समीकरण 4, 8 व 9 से बोलो क्या हुआ? ये हुआ आपके पास में 4 समीकरण क्या थी? C1 V1 प्लस C2 V2 का मान किसके बराबर है? V इंटू C1 प्लस C2 V। लेकिन आपको चाहिए किसका मान? उभयनिष्ठ विभव का मान V का चाहिए। तो बताइए V का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? तो V का मान निकालने के लिए आपको इसको इसके अपोन में ले जाना है। तो फिर उभयनिष्ठ V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपोन में C1 प्लस C2। ये तुम्हारे पास में उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न हो गया। समीकरण नंबर हम इसको 10 कर दें। इसका मतलब ये उभयनिष्ठ विभव का जो फॉर्मूला आया, इससे हम इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं कि उभयनिष्ठ विभव क्या है। तो ये परिभाषा हमारे पास कैसे बनेगी? C1 V1 क्या था हमारे पास? ये था पहले वाले चालक पर आवेश। C2 V2 क्या था? ये था दूसरे वाले चालक पर आवेश। और बटे में C1 प्लस C2 क्या है? ये दोनों चालकों की कुल धारिता। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि चालकों पर जो है आवेश, जब चालकों को परस्पर संयोजित किया जाए, जब चालकों को परस्पर क्या किया जाए? संयोजित किया जाए, तब चालकों पर स्थित आवेश, आवेश एवं उनकी धारिताओं का जो अनुपात होता है वही उभयनिष्ठ विभव होता है। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं आवेशित चालकों को उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव क्या परिभाषा बनेगी? जब आवेशित, तो एक तो ये होगा जब आवेशित चालकों को चालक संयोजक तार से जोड़ा जाए, तब आवेशों के पुनर्वितरण घटना में चालकों द्वारा प्राप्त किया गया वह समान विभव जिसके ऊपर अब आवेशों का पुनर्वितरण ना हो। तो फिर ये दूसरी बात हम लिख सकते हैं, जब आवेशित चालकों को चालक तार से संयोजित किया जाए, अर्थात आवेशों की पुनर्वितरण
घटना में चालकों द्वारा प्राप्त समान विभव जिस पर आवेशों का पुनर्वितरण न हो, विभव जिस पर आवेशों का पुनर्वितरण नहीं हो, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो फिर जब आवेशित चालकों को चालक तार से संयोजित किया जाए अर्थात आवेशों की पुनर्वितरण घटना में चालकों द्वारा प्राप्त समान विभव जिस पर आवेशों का पुनर्वितरण नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो फिर यहाँ एक बात और आती है, अन्य शब्दों में आवेशों की पुनर्वितरण घटना में आवेशों की पुनर्वितरण घटना में चालकों पर कुल आवेश एवं उनकी धारिताओं के योग का अनुपात, चालकों पर कुल आवेश एवं उनकी धारिताओं के योग का कुल अनुपात उभयनिष्ठ विभव होता है। उभयनिष्ठ विभव होता है। ठीक है। तो फिर हमने देखा कि C1V1 प्लस C2V2 क्या है? कुल आवेश है। तो फिर ये हम कह सकते हैं कि आवेशों की पुनर्वितरण घटना में चालकों पर कुल आवेश एवं उनकी धारिताओं के योग का अनुपात क्या होता है? ये उभयनिष्ठ विभव होता है। ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक और उसकी परिभाषा हो गई। लेकिन आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात क्या होगा, तो उस चीज को हम और करें। तो ये तो आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। ठीक, इसके जस्ट बाद एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हमारे पास में निकल करके आता है वो क्या है, देखिए। तो फिर आवेशों की पुनर्वितरण घटना में तो क्या है? आवेशों की पुनर्वितरण घटना में या पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात। ठीक है। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात। ठीक है। हमने देखा था कि पुनर्वितरण के पश्चात में पहले वाले चालक पर आवेश Q1 डैश जो आया था वो हमारे पास में Q1 डैश बराबर C1V आया था प्रथम चालक के ऊपर। ठीक। और दूसरे वाले चालक पर कितना आया था? ये बात नंबर 1। दूसरे चालक पर आवेश तो ये प्रथम चालक पर आवेश और द्वितीय चालक पर आवेश द्वितीय चालक
पर आवेश, यदि बी चालक पर आवेश, ये हमारे पास आया था Q2 डैश, दिस इज इक्वल टू C2V, ये बात नंबर 2। लेकिन V उभयनिष्ठ विभव है, तो फिर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश करें तो 1 में भाग दें किसका, 2 का, तो फिर ये C1V अपॉन में C2V रह जाएगा और V से V क्या होगा, कैंसिल। तो फिर इसका मतलब ये निकला कि Q1 डैश और Q2 डैश का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाता है। इसके ऊपर जो है आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि धारिताएं दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आवेशों की पुनर्वितरण के पश्चात जो है वो उनके आवेशों का अनुपात क्या होगा, तो उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। तो इस स्टार डाल करके इसको नोट कर ले। तो आज तक यही, फिर इससे आगे वाली बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।